जब भी इसको उठा के चला लो, एक तो मॉस्किटो किलर है ये। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज सुबह सुबह का वक्त है। डॉक्टर साहब का कल कॉल आया था मेरे पास में, वो कह रहे थे कि वीडियो शूट कर लेते हैं। तो कॉन्टिनेंटल जीटी का डिटेल रिव्यू शूट करने के लिए मैं आया हूँ। इनका 1.5 साल का एक्सपीरियंस अपन कवर करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं डॉक्टर साहब से, बातचीत करते हैं कि कैसा रहा इनका 1.5 साल का सफ़र अपनी बाइक के साथ में। बहुत ही बढ़िया। ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने जिस एक्सपेक्टेशन से ये बाइक ली थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया इसको। बहुत ही अच्छी है और स्पेसिफिकली मेरे को तो ये लगता है इंडियन स्पेसिफिक मॉडल है ये, क्योंकि इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है इसकी मेंटेनेंस, इतनी रोड इफ़ेक्टिव है इसकी मेंटेनेंस। क्योंकि अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें इसका, तो फ्रंट का टायर अभी भी स्टॉक है। 1.5 साल हो गए बाइक को और 11,500 किलोमीटर चली है। बिकॉज़ मैं ऑन एन एवरेज रोज़ का 40 किलोमीटर इसको चलाता हूँ, मैक्सिमम 40 किलोमीटर्स। तो फ्रंट का टायर वही है, फ्रंट का डिस्क स्टॉक है, फ्रंट के ब्रेक कैलिपर्स भी स्टॉक है। और यहाँ से अगर हम पीछे चलें तो आप सबको पता ही है कि अपन ने स्टॉक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो है वो हटा के हमने SS मोटोकॉर्प का लगाया था। इंजन ऑयल मैंने इसके अंदर लिक्विमोली डाला था 3rd सर्विस के अंदर, बिकॉज फर्स्ट सर्विस में मिनरल ऑयल होता है, उसके चेंज होने के बाद में ये लोग अपना खुद का इंजन ऑयल डालते हैं, रॉयल एनफील्ड वाले। ख़रीदने के करीब 2 या 3 महीने बाद में मेरे को ये इस सेंसर का, पोल्यूशन सेंसर का मेरे को इशू आया था, जो कि अपने उसमें वारंटी में रिप्लेस हो गया था। उसके बाद अभी तक कोई इशू नहीं आया है उस सेंसर की तरफ से। अभी भी इस बाइक को चलाने में मज़ा आता है या नहीं आता है? भाई वो तो ये तो ऐसा सवाल पूछ लिया है कि मतलब जिस वजह से मैंने ये बाइक ख़रीदी थी, बिकॉज़ इसके अंदर आज भी उतना ही थ्रिल है। बिकॉज़ 650 सीसी और जो भी मैंने कस्टमाइजेशन में किए हैं, 53 bhp सिटी के लिए बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली जोधपुर जैसी सिटी जहाँ पे सड़क पे जगह नहीं है चलाने की, अगर आपको 2 गाड़ियों के बीच में जगह मिल जाती निकालने के लिए तो आपका खड्डा जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अदरवाइज़ बहुत ही फ़न टू राइड है ये बाइक। जो मेन इसका पॉइंट है जिसके लिए मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था, कि इसके अंदर राइड बाय वायर नहीं है। तो सारी पावर मेरे पास आती है, मेरे डिस्पोजल पे है, जब मैं चाहूँ उसको यूज़ कर सकता हूँ। इतनी जब किलोमीटर से चल गई है, 1.5 साल के अंदर जितने भी अराउंड किलोमीटर्स हुए हैं, तो उसमें टायर्स का क्या स्टेटस है? कितना तेरे को बैकअप उसने प्रोवाइड किया? अभी क्या कंडीशन है इसकी? टायर छोड़, सनराइज़ देख यार, क्या मस्त चीज़ है। सुबह का उठने का माहौल अलग ही होता है यार। सीरियसली राइड भी बहुत अलग होती है। सीरियसली यार, एनर्जी लेवल इतना फ़र्क होता है। हालांकि बिल्कुल ऐसे भोंदू जैसा उठा हुआ चेहरा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में एकदम एनर्जी से एकदम चेहरा खिल जाता है। बिल्कुल। वापस आते हैं अपन टायर्स पे। टायर्स का स्टेटस आप देख ही सकते हैं। टायर्स जो है अभी 11,600 किलोमीटर्स हुए हैं, तो आई गेस 2,000 किलोमीटर और मैं इनको चलाऊँगा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि टायर्स और इंजन ऑयल साथ में चेंज हो। टायर्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो अब इसके बाद में ऑफ कोर्स पिरेली मिलेंगे नहीं, सीएट वुड बी अ बेटर चॉइस। और पीछे की हम बात कर रहे हैं तो ब्रेक कैलिपर्स जो हैं, ये इसके 3rd ब्रेक कैलिपर्स हैं। स्टॉक के बाद एक सेकंड आए थे और ये 3rd ब्रेक कैलिपर्स हैं। और ये वो ब्रेक कैलिपर्स, 3rd ब्रेक कैलिपर्स है या फिर ये पैड नहीं है, 3rd डिस्क पैड? हाँ यस, अच्छा वो मुझे करेक्ट करने के लिए, ब्रेक कैलिपर्स नहीं, ब्रेक पैड्स। और ब्रेक पैड्स का मैं ये बोलूँगा कि जो आर ही देता है वो होते हैं सेंटर्ड। वो इतनी ज़्यादा नॉइज़ करते हैं, थोड़ा सा गर्म होते ही फिर आप जैसे ही ब्रेक पैडल पे आपने पैर टच किया, वो इतना चूं से आपका दिमाग ख़राब कर देंगे। वो जो है सेंटर्ड होने की वजह से डिस्क को ईट करता है ग्रेजुअली, वो फिर आपको वो इशू देगा। इस तरफ आएँ तो इस तरफ चेन में कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर इसको चेन लूप देता रहता हूँ। बाइक थोड़ी सी गंदी है, प्लीज़ साफ़ करने का टाइम नहीं है। बीइंग अ डॉक्टर आई एम सो सॉरी। मुझे करण ये क्या दिख रहा है यहाँ पर? KNN लिखा हुआ है। हाँ, परफॉर्मेंस एंथुजियास्ट। तू अपने मतलब की चीज़ ही देखेगा। ये KNN का फ़िल्टर मैंने अभी रिसेंटली ऐड किया है, जस्ट टू इंजन के अंदर एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। क्योंकि इंजन का आउटफ्लो हमने बढ़ा दिया एयर का, तो इंजन का एयर फ्लो, इनफ्लो भी मैंने बढ़ाया है, ताकि उसका परफॉर्मेंस अपग्रेड। मैंने यहाँ पे ECU मैप नहीं कराया, कुछ भी ऊपर से पिगी बैंक कुछ भी नहीं लगवाया है।
ये सिर्फ स्टॉक ECU है और उसके ऊपर K&N का फ़िल्टर है और फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है। साउंड इसका नो डाउट बहुत ज़्यादा ग्रंटी हो गया है, इसका ग्रंट बहुत बढ़ गया है, माइंड ब्लोइंग। राइड इसकी और बेटर हो गई बिकॉज मैंने इसमें मेन स्टैंड भी नहीं है, तो ये बाइक और ज़्यादा एजाइल है, तो और ज़्यादा जीपी है। और यहाँ से और हम अगर आगे आएँ तो इसके अंदर अभी रिसेंट में मुझे क्या इशू आ रहा है कि बाइक के अंदर इंजन लाइट का इशू है। इंजन लाइट इसकी अभी पॉपअप हुई है पिछले कुछ 100-150 किलोमीटर से, और इसको अभी तक RE रिकग्नाइज़ नहीं कर पाया है, तो मुझे लगता है इसको बाइक को छोड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ सेंसर की प्रॉब्लम हो? अब वो देखते हैं वो लोग डायग्नोस करेंगे। 1-2 बार मैंने गया था, मैं उनसे पूछा था, उनकी जो मशीन होती है, जो उनका किट होता है जिसमें वो डायग्नोसिस किट उसमें ऐड करते हैं, फिर उससे डायग्नोस करते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ रिले एक्सेसरी रिले का इशू आया था, लेकिन वो उससे वापस डायग्नोस को करेक्ट करता है, तो वो इंजन लाइट उस समय तो बंद हो जाती है। फिर मैं घर जाता हूँ, नेक्स्ट डे वापस वर्कआउट के लिए जिम जाता हूँ, तब तक वो इंजन लाइट वापस ऑन हो जाती है। तो इसका कुछ इशू देखना पड़ेगा। अब इंजन चालू कर ही दिया है तो क्यों ना इसकी आवाज़ भी सुन ही लें। थोड़ी चल के सुन लेते हैं, चलने में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है 1.5 साल के बाद में। डेफिनेटली चले? यस, लेट्स गो। चलो एक राइड ले लेते हैं। एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि RE के जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ये सब केबल क्वालिटी और ये साइड ग्लासेस तो चलो ठीक है, बट ये बहुत ही बेकार, अजीब। और हैंडल वॉबल तो ऑफ कोर्स सारे RE ओनर्स जानते ही हैं, कोई सा भी मॉडल ले लो, हैंडल को वॉबल करना बहुत पसंद है। उसको मैनेज ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हील अलाइनमेंट कर सकते हैं, इंजन के व्हील के जो स्पोक्स हैं उनको आप टाइट कराते रहो रेगुलरली, वंस इन 2 मंथ्स। अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो रेगुलरली करवाना पड़ता है। और टायर प्रेशर जैसे ही कम होगा आपका हैंडल वॉबल स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा ऑब्वियस फैक्टर, टायर की लाइफ जैसे ही कम होती है हैंडल वॉबल बढ़ जाता है। और अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप महसूस कर पा रहे होंगे मेरा दर्द, कि मैं हाई स्पीड पे इस बाइक पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकता, और एक हाथ तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, तो आई हैव टू बी इन कंट्रोल ऑल द टाइम। बात करें इसके, क्या चाह रहे हो अंकल, अगर हम बात करें इसके इंजन लाइट वाला इशू, और अभी इंजन लाइट नहीं आई, देख रहे हो आप इनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसकी, कभी इंजन लाइट आएगी कभी गायब हो जाएगी। तो ये इशू मेरे को चेक करवाने के लिए रॉयल एनफील्ड शोरूम पे देना पड़ेगा, लेकिन ऑफकोर्स स्टॉक एग्जॉस्ट और स्टॉक एयर फिल्टर लगा। अच्छा, ये हेलमेट के अंदर हवा घुसती है, इसलिए इसका माइक जो है डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ आई नो, बट आई डोंट थिंक मैं इसको लंबा चला पाऊँगा, मुझे इसको रीसेल करना ही पड़ेगा। मन भी तो नाम की चीज़ है जो भर जाता है। अब थोड़ा सा दौड़ा लेते हैं, and of course the perfect proverb, drop a gear and disappear. बहुत ही बढ़िया गौरव को आप देख सकते हैं मेरे हेलमेट के अंदर चश्मे का अलाइनमेंट बिगड़ता हुआ। बन गया वीडियो पूरा? बिल्कुल। बहुत टाइट है हेलमेट यार। अच्छा, तेरे को टाइट लग रहा है? होना चाहिए, लेकिन तेरा चेहरा तो पतला है जिसमें। मेरा माथा बड़ा है। नहीं रे, हाँ बड़ा है मेरा। हाँ, सिर बड़ा है। गणेश जी है तू। यहाँ पर हम राइड के बाद में देखिए बहुत ही बढ़िया ढाबे के पास पहुँचे हैं। बहुत ही बढ़िया लोकेशन। मुझे ऐसे पेड़ बड़े अच्छे लगते हैं जिनके नीचे वाला पोर्शन, यार क्या व्यू आ रहा है।
जिनके नीचे वाला पोर्शन ऐसे अलाइंड होता है, मस्त छाता टाइप। वापस आते हैं बाइक की तरफ। बाइक में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक इंडिकेटर बहुत ही उत्सुक है और दूसरा इंडिकेटर बहुत ही निराश है। ये जो फिट एंड फिनिश है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। रॉयल एनफील्ड की बहुत ही बेकार लगती है मुझे। इसको हमने जब भी मैं हेडलाइट चेंज या कुछ भी इसमें फ्रंट पोर्शन में करवाना होता है, मैं इसको ठीक करवाने को बोलता हूँ। वो थोड़ा सा घुमा के फिर वो कर देते हैं, ये वाइब्रेशन से फिर निराश हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये साइड मिरर्स को लेके कोई इशू नहीं है? साइड मिरर्स, इन वाले साइड मिरर्स के अंदर कोई इशू नहीं है, जो एज ए एक्सेसरी आते हैं। जो स्टॉक वाले आते हैं उसके अंदर मैंने बहुत लोगों से कंप्लेन भी सुनी, और मैंने तो शुरुआत से यही लगवा लिया था कि वो वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, ये वाले बहुत अच्छे हैं, बार एंड मिरर्स ये अच्छे हैं। जहाँ तक मैंने जितना ज़्यादा इसको क्लासिक रखा है, उतना मैंने इसको क्लासिक मेंटेन किया, इसका क्लासिक लुक। बिकॉज फ्रंट फेंडर के अंदर मैंने पीछे का जो मड फ्लैप है वो इसलिए निकाल दिया बिकॉज वो उससे वो कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था। तो मड फ्लैप के पीछे एक मस्त एम्ब्रॉयडरी बन रही थी गर्मा गर्म एग्जॉस्ट से। और इंडिकेटर्स भी मैंने स्टॉक रखे बिकॉज वो इसकी क्लासिक लुक को बनाए रखता है। लोग इसके अंदर KTM वाले लगवा लेते हैं जस्ट बिकॉज वो LED हैं, वो तो ख़राब लगता है, क्लासिक लुक हट जाता है। एग्जैक्टली। और वो आगे की तरफ जो ओवल वो क्या सर्कुलर जो हस्क्वर्ना वाली जो हेडलाइट है वो भी इसके अंदर लग जाती है, वो भी लोग लगवाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो इसको मॉडर्न कैफे रेसर बना देते। मॉडर्न कैफे रेसर ये नहीं है। हस्क्वर्ना हो सकती है, विट पिलियन हो सकती है, ये नहीं है। इसको जितना क्लासिक रखो उतना बेटर है। और फुल थ्रॉटल आप इसको मजाक में नहीं दे सकते, ये बात तो पक्का है। 650 है यार, बिल्कुल 53 bhp यस। करंटली अभी 53 है, 47 आती है। अभी इन सब परफॉर्मेंस एनहांसमेंट से 53 हो गई है। अगर मैं ECU भी मैप करा लेता हूँ तो हो सकता है और ऊपर जाए, बट मैं इसको मजाक में थ्रॉटल नहीं दे सकता। आई हैव टू राइड रिस्पॉन्सिबली। सो गाइज, ये था करण की तरफ से डिटेल रिव्यू कॉन्टिनेंटल GT ट्विन का, और बड़ा मज़ा आया सुबह जल्दी उठ करके और व्लॉग शूट करने में करण के साथ में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।